हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, एक और नया लाइव लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था। एक लेक्चर उसका हम देख चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, न्यूरल टिश्यू के बारे में हमने बात करी थी। और वहां पर हमने बोला था कि भाई नर्वस टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लाइल टिश्यू। न्यूरॉन्स जो कि एक्साइटेबल पार्ट होता है और न्यूरोग्लाइल टिश्यू जो कि सपोर्टिंग टिश्यू एंड द नॉन एक्साइटेबल पार्ट होता है बच्चों। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। अब आज का जो लेक्चर है बच्चों, उसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की हम तीन तरह की क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नर्व प्रोसेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर डिफरेंसेस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर कुछ फंडे गलत होते हैं बच्चों के। और फाइनली न्यूरोग्लाइल टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, न्यूरोग्लाइल टिश्यू का अल्टीमेटली कलेक्टिवली क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है। और आज के लेक्चर के बाद कल रात को जो हमारा लाइव था बच्चों जेनेटिक्स, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण से क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको भी इस आफ्टर दिस लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। उसका लिंक जस्ट आफ्टर द लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो एक बार उन सभी का मैं वेलकम करूंगा जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं टू आवर चैनल दैट इज सर्चिंग एजुकेशन बाय डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल एंड टू आवर बायोलॉजी लर्निंग ऐप दैट इज सर्चिंग ऐप बच्चों। तो यदि आप भी चाहते हो कि मेरे साथ यानी कि एक वर्किंग डॉक्टर के साथ अपनी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करो, नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 अटेन करके, जिस तरह से मैं एक अटेम्प्ट में डॉक्टर बना बच्चों विद ऑल इंडिया रैंक 196 मैंने सिक्योर करी थी नीट के अंदर, आप भी चाहते हो कि अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही आप नीट में सेलेक्ट हो जाओ एक अच्छी रैंक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्ले स्टोर से सोचिंग ऐप SOCHING इसको डाउनलोड कर लो बच्चों। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप के डैशबोर्ड पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लो बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग केशव। तो चैप्टर्स जो अभी तक हम जोश और जुनून बैच में बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, वो इनकी लिस्ट यहाँ पर है। 11 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर्स इस समय पैरेलल में चल रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आज शाम को रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लेक्चर भी रहेगा बच्चों। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं बच्चों। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यदि हम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहली जो बच्चों क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नर्व प्रोसेसेस। किस बेसिस पे? नर्व प्रोसेसेस के बेसिस पे बच्चों। नर्व प्रोसेसेस ऑलरेडी अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। दो तरह के नर्व प्रोसेस साइटोन से यानी कि सेल बॉडी से अराइज होते हैं। एक बहुत सारे और छोटे जिनको डेंड्रॉन्स कहते हैं, जो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं यानी कि डेंड्राइट्स के अंदर। और एक सिंगल लंबा प्रोसेस होता है हर न्यूरॉन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सॉन बोलते हैं। तो दो तरह के नर्व प्रोसेस होते हैं। तो ये जो दो तरह के नर्व प्रोसेस एक न्यूरॉन के अंदर हमें मिलते हैं बच्चों, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन, उसके बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कौन कौन से हैं बच्चों? यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। और इसके बाद बच्चों में आपको उस न्यूरॉन के बारे में भी बताऊंगा जिसके बारे में पता करके आने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, दैट इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। देखो बच्चों, यूनिपोलर यहां पर मैंने डायग्राम बना रखा है, बहुत आसानी से अपन इसको याद रख सकते हैं। यहां पर आपको साइटोन दिख रहा है, एक्सॉन भी दिख रहा है जो टिलोडेंड्रिया में डिवाइडेड है, लेकिन साइटोन पे आपको कोई डेंड्रोन नहीं दिखेगा, कोई डेंड्रोन डेंड्राइट नहीं है। तो ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस हो बच्चों। यहां पर जो पोलैरिटी या पोलर वर्ड आ रहा है, यहां पर पोलैरिटी किस चीज को डिनोट कर रही है? प्रोसेसेस को, प्रोजेक्शंस को, एंड्स को। पोलैरिटी रेफर्स टू एंड्स, है ना? ठीक है। और यूनि मीन्स सिंगल, एक। ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक ही एंड हो यानी कि प्रोजेक्शन हो यानी कि प्रोसेस हो, यानी कि सिर्फ एक्सॉन है, डेंड्रोन ही नहीं, और एक्सॉन एक ही होता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। तो साइटोन होगा विद सिंगल एक्सॉन, नो डेंड्रॉन्स। कब मिलते हैं बच्चों इस तरह के न्यूरॉन्स? अडल्ट्स में इस तरह के न्यूरॉन्स नहीं मिलते। दीज आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बच्चों, जब हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये न्यूरॉन्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो पहले यूनिपोलर बनेंगे और अल्टीमेटली इनसे ही बाकी के टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बनेंगे बच्चों आगे। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये ट्रांजिएंट, एक टेम्पररी स्टेज है ना? ये सारे किसमें डेवलप हो जाएंगे? आइदर बाइपोलर, मल्टीपोलर। मोस्ट ऑफ देम विल डेवलप इनटू मल्टीपोलर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में मल्टीपोलर ही होते हैं। सिर्फ कुछ जगह पर ही बाइपोलर आपको मिलेंगे, कुछ एक एक्सेप्शन समझो, सिर्फ एक दो जगह। ठीक है,
बायपोलर, नाम से पता चल रहा है, बाय मीन्स टू, अगेन पोलैरिटी रेफर्स टू प्रोजेक्शन। तो ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें दो प्रोसेसेस हों, एक डेंड्रॉन, डेंड्रॉन एक ही होगा, मल्टीपल नहीं है, और एक एक्सोन, कुल मिलाकर दो ही प्रोसेस हैं, डेंड्रॉन भी एक है, एक्सोन भी एक है। दोज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज बायपोलर न्यूरॉन्स बच्चों। तो साइटोन विद सिंगल डेंड्रॉन एंड सिंगल एक्सोन इज कॉल्ड एज बायपोलर। एग्जांपल इन रेटिना ऑफ आई, है ना। इसी चैप्टर के एंड में हम आई बॉल भी पढ़ेंगे। आई बॉल में हम जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है बच्चों, हमारे आई बॉल में 3 लेयर्स हम पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना में भी फर्दर 3 लेयर्स हम पढ़ते हैं बच्चों। उन 3 लेयर्स में जो मिडिल लेयर होती है उसको हम बायपोलर लेयर कहते हैं, और वो बायपोलर लेयर एक्चुअली इन बायपोलर टाइप के न्यूरॉन्स की ही बनी हुई होती है ना। तो बायपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं? हमारी आंखों में, रेटिना वाली लेयर के अंदर। मल्टीपोलर बच्चों, साइटोन विद मल्टीपल डेंड्रॉन्स एंड सिंगल एक्सोन। डेंड्रॉन्स बहुत सारे, एक्सोन तो एक ही होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो यहां पर प्रोसेसेस हैं वो 2 से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को जिनमें 2 से ज्यादा प्रोसेसेस, बहुत सारे डेंड्रॉन्स which further divide into dendrites and single axon मिलता है, they are called as multipolar. Most of the neurons in our body are of this type. इसी टाइप के होते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में जो ज्यादातर न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर टाइप के हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा था, उसमें जो डायग्राम यूज किया था वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही था, ठीक है। तो इजी क्लासिफिकेशन है। अब जो एक नोट मैं यहां पर लिखकर लाया हूं वो इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, दैट इज स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या होते हैं ये? स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉल्स, गलत, झूठा, है ना। स्यूडो यूनिपोलर मतलब ऐसा न्यूरॉन जो लग रहा है कि यूनिपोलर है लेकिन वो फॉल्सली यूनिपोलर है, कि वास्तव में वो ट्रूली, सही तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यूनिपोलर नहीं है वास्तव में। तो ऐसा क्यों नाम दिया है? देखो, ये जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इनमें क्या होता है, एक तो होती है बच्चों सेल बॉडी, देखो यहां पर ये सेल बॉडी बना रखी है विद न्यूक्लियस, और इनमें डेंड्रॉन्स नहीं होते, ध्यान रखना, डेंड्रॉन्स आर नॉट देयर। जब डेंड्रॉन नहीं है, सिर्फ साइटोन और एक्सोन है, तो किस कैटेगरी में चला गया एक तरीके से ये? तो सुनने में तो ये लगेगा कि यूनिपोलर चला गया अभी, है ना। यूनिपोलर में हमने लिखा है साइटोन विद सिंगल एक्सोन नो डेंड्रॉन, यहां पर भी आपको सेल बॉडी मिलेगी, एक्सोन मिलेगा, बट नो डेंड्रॉन। बट फिर भी हमने इसको क्लासिकली यूनिपोलर नहीं बोला, स्यूडो यूनिपोलर बोला। क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि यहां पर जो एक्सोन होता है वो 2 ब्रांचेस में बाइफर्केटेड यानी कि डिवाइडेड है ना। एक्सोन की एक ब्रांच बाहर की तरफ जा रही है, और देखो एक्सोन की दूसरी ब्रांच कहां जा रही है? यहां पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? ऊपर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है हमारे स्कल में, क्रेनियम के अंदर बच्चों, ब्रेन बॉक्स के अंदर, और इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो नीचे फिर वर्टिब्रल कॉलम में निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ रोड लाइक स्ट्रक्चर, कोड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स की कोड बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड, है ना। वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड होती है। तो स्पाइनल कोड इस तरह से प्रेजेंट है पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी में बच्चों, है ना। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम। तो इसी के अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड मिलती है, जिससे ये आप देख सकते हो येलो कलर के न्यूरॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जो ऐसे प्रेजेंट है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने ऐसे काट दिया और अब ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं। तो दिस इज व्हाट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है बच्चों, ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टली कट करके ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको। जब हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो मैंने एक एच शेप का या बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर बना रखा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आ जाएगा आगे इसी चैप्टर में, हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आप देख सकते हो, इसमें एक्सोन का एक एंड तो कहां होता है? बाहर की तरफ, बॉडी ऑर्गन्स की या बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल स्किन में जाएगा, है ना। और दूसरा एंड किस में जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, है ना। हमारे नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 चीजें आती है, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ सीएनएस। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक एंड ऑफ द एक्सोन गोज टू द पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट में स्किन में क्या है? रिसेप्टर्स। स्किन में यदि मैं चूमटी काटूं, मैं पिंच करूं, तो दर्द होगा नहीं होगा, है ना, आउच होगी नहीं होगी। तो यहां पर जब हम पिंच कर रहे हैं तो ये जो पेन फील हो रहा है, ये क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो इस पिंचिंग स्टिमुलेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो एक एंड ऑफ द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहां जा रहा है? रिसेप्टर्स की तरफ है बच्चों।
जब भी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, मान लो कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच हो गया, यहां पर किसी ने पिंच कर दिया, दिस विल गेट स्टिमुलेटेड एंड दिस विल जनरेट एन इलेक्ट्रिक इंपल्स इन दिस पार्ट ऑफ द एक्सोन ऑफ सीरोयूनिपोलर न्यूरॉन के इस वाली ब्रांच में एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स इस वाली ब्रांच से टुवर्ड्स द सेल बॉडी आएगी, सेल बॉडी इसको फिर से रीडायरेक्ट कर देगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच, अगली ब्रांच में इसको भेज देगी और अगली ब्रांच से होते हुए ये इंपल्स कहां पहुंचेगी बच्चों, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंच जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये यहां पर क्या काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं, जो डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी चीजों को, उनसे इलेक्ट्रिक इंपल्स को इनटू द सीएनएस लेकर जा रहे हैं, यानी कि सेंसेशंस की इंपल्सेस को, या सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं हमारी आंख, नाक, कान, स्किन, टंग, इनसे जो सेंसेशंस हैं बच्चों, डिफरेंट सेंसेशंस, उनके लिए जो स्टिमुलाई आते हैं, उनको रिसीव करके इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को इनटू द सीएनएस लेकर जाते हैं। ऐसा न्यूरॉन जो सेंसरी इंपल्सेस को, सेंसरी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को फ्रॉम द पेरिफेरी इनटू द सीएनएस लेकर आता है, दे आर कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स। और ये जो स्यूडो यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का ही काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में बच्चों। तो ये ट्रूली यूनिपोलर नहीं है, इसीलिए इनको सीरो यूनिपोलर हमने बोला है। इनमें एक्सोन का एक एंड एक तरह से किसका काम कर रहा है, डेंड्रॉन्स की तरह तो काम कर रहा है। डेंड्रॉन्स का फंक्शन लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, डेंड्रॉन्स का काम होता है टू रिसीव द स्टिमुलाई और द इलेक्ट्रिक इंपल्स, है ना, और उसको सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं डेंड्रॉन्स, और फिर सेल बॉडी उन इंपल्सेस को एक्सोन में भेजती है। तो ये वाली ब्रांच जो है यहाँ पर एक्सोन की, ये तो ट्रू एक्सोन की तरफ बिहेव कर रही है, लेकिन ये वाली जो ब्रांच है एक्सोन की, दिस इज बिहेविंग एज डेंड्रॉन, and these type of neurons which act as sensory neurons in our body and carry impulses from receptors to the CNS are called as pseudo unipolar neurons. I think you must have got the point, चीजें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। फंक्शन के बेसिस पे तीन टाइप के हैं अगेन, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, और तीसरे टाइप के होते हैं बच्चों इंटर न्यूरॉन्स और इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स, और इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है भाई इनके अंदर। अगेन यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बच्चों मैंने यूज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले इसमें समझ लेते हैं। एक तो देखो ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन बनाया, रिसेप्टर से इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेकर आएगा इनटू द सीएनएस। तो ये जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं बच्चों हम। ठीक है, एफरेंट लाने वाला, जो लाता है उसको एफरेंट कहते हैं, जो ले जाता है दूर उसको इफरेंट कहते हैं। यहां पर क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक इंपल्स को टुवर्ड्स सीएनएस लेकर आ रहे हैं, इसलिए एफरेंट न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर यहां पर आप एक और तरह के यहां पर न्यूरॉन्स देख सकते हो बच्चों, यहां पर ये वाले न्यूरॉन है ना, ये सेल बॉडी इस न्यूरॉन की, इससे फिर ये एक्सोन बाहर निकल रहा है और कहां जा रहा है, इफेक्टर्स के पास। तो ये तो इंफॉर्मेशन लाएंगे इनटू द सीएनएस, अकॉर्डिंगली सीएनएस इंफॉर्मेशन बाहर भेजता है किसके पास, हमारी बॉडी मसल्स के पास, हमारी ग्लैंड्स के पास। सपोज करो स्टोव के ऊपर पानी बॉईल हो रहा है, एक वेसल के अंदर, एक भगोनी के अंदर, एक बर्तन के अंदर, है ना, कंटेनर के अंदर, गर्म है वो वेसल, ऑब्वियसली बर्तन, उस पर हमारा हाथ टच हो गया। हाथ टच होते ही ये थोड़ी कि उसको पकड़ के बैठे रहोगे, जैसे ही हाथ टच होता है ऑटोमेटिकली, है ना, विदाउट योर विल, आप सोचोगे नहीं, उसके पहले ही स्पॉन्टेनियसली, सडनली, इनवॉलंटरली आपका हाथ पीछे आ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको आप कहते हो, 10th क्लास में पढ़ चुके हो बच्चों। कैसे हो रहा है, जैसे ही आपका हाथ उस हॉट ऑब्जेक्ट पे टच हुआ तो आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स थे वो स्टिमुलेट हुए, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, सेंसरी न्यूरॉन उस इंपल्स को आपके सीएनएस में लाता है। वहां से वो न्यूरॉन एक और न्यूरॉन के अंदर जाएगी जो सीएनएस के अंदर ही प्रेजेंट है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच का न्यूरॉन, कनेक्टिंग न्यूरॉन। और इससे ये इंपल्स अगले न्यूरॉन में जाएगी, इस न्यूरॉन से ये इंपल्स बाहर जाएगी आउटसाइड द सीएनएस, कहां जाएगी, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स इस केस में क्या होंगे, हमारा हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट पे टच हुआ, वहां से इंपल्स सीएनएस में गई, इंटर न्यूरॉन में गई, इंटर न्यूरॉन से वापस एक न्यूरॉन इंपल्स को हमारे हाथ में लाएगा, किसके पास लाएगा, मसल्स के पास लाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, हाथ पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मसल्स है ये अल्टीमेटली जो फाइनल एक्शन है, फाइनल इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पर मसल्स क्या हो जाएगी, इफेक्टर। तो इफेक्टर्स वो होते हैं जो अल्टीमेटली इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। थप्पड़ मारा रोगे, लैक्रामल ग्लैंड, वहां पर इफेक्टर हो गई आपकी। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। तो वो न्यूरॉन्स जो फिर इंपल्स को सीएनएस से इफेक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, अल्टीमेट इफेक्ट एंड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज मोटर न्यूरॉन्स।
और इनको हम इफरेंट EFFERENT इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट भी, ये क्लासिफिकेशन भी क्लियर है। एक बार देख लेते हैं बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स दे कैरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू CNS। मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स दे कैरी इंपल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर्स। एंड इंटर न्यूरॉन्स दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, आपस में जोड़ते हैं इनको। ध्यान रखना, इंटर न्यूरॉन्स कंप्लीटली पूरा का पूरा कहां है? इनसाइड द CNS। तो इंटर न्यूरॉन्स किसमें मिलेंगे आपको? CNS के अंदर ही मिलेंगे बच्चों। लेकिन यदि मैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की बात करूं, तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में दोनों में ही कुछ पार्ट CNS के बाहर है, कुछ पार्ट CNS के अंदर है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि ऐसे कौन से न्यूरॉन्स हैं जिनकी सेल बॉडी तो CNS के बाहर होती है, लेकिन जो टीलोडेंड्रिया या सिनेप्टिक बल्ब्स होते हैं वो CNS के अंदर होते हैं बच्चों। तो वो हो जाएगा आपका सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। कौन से ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनका सेल बॉडी तो CNS के अंदर होता है लेकिन टीलोडेंड्रिया बाहर होते हैं? मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। कौन से ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनकी सेल बॉडी एज वेल एज सिनेप्टिक बल्ब दोनों के दोनों यानी कि होल न्यूरॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द CNS? कौन से हो जाएंगे? इंटर न्यूरॉन और इंटरनंशियल और इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन। अब बच्चों थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी है जिसमें आप लोग गलती करते हो, कंफ्यूजन भी रहता है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट यदि है तो माइलिनेटेड, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है तो माइलिनेटेड, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दोनों का डायग्राम यहां पर बना रखा है मैंने। पहली चीज तो ध्यान से देख लो बच्चों, जब आप घर पे पढ़ो तो यहां पर मैंने जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वो ज्यादा थिक बनाए हैं, डायमीटर ज्यादा है एक्सोन का, जबकि नॉन माइलिनेटेड पतले बनाए। तो ये गलती से नहीं बनाए, जानबूझकर बनाए, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो नॉन माइलिनेटेड के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं, है ना, ये है ऐसा, है ना। और इनमें माइलिन शीट डिपोजिशन भी आपको मिलता है। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पेरिफेरल न्यूरॉन्स में आपको श्वान सेल्स मिलती है और इनकी जगह CNS के न्यूरॉन्स में माइलिन शीट बनाने का काम दूसरी सेल्स करती है, जिनको अभी हम पढ़ेंगे आज के न्यूरोग्लियल टिश्यू में, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अभी हम बात करेंगे श्वान सेल्स की और पेरिफेरल न्यूरॉन्स की। CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं CNS के अंदर। उनमें जो न्यूरॉन्स हैं वो CNS न्यूरॉन्स हैं, सेंट्रल न्यूरॉन्स हैं। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से भी न्यूरॉन्स निकल के हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहे हैं, हाथों में जा रहे हैं, पैरों में जा रहे हैं, ऑर्गन्स में जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज पेरिफेरल न्यूरॉन्स। जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं, जितने भी पेरिफेरल न्यूरॉन्स होंगे उन सब पेरिफेरल न्यूरॉन्स में यू विल गेट श्वान सेल्स। सारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स में श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो सारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं जिनमें सभी में श्वान सेल्स है, इनमें से कुछ न्यूरॉन्स में ये श्वान सेल्स फॉस्फोलिपिड से बना मटेरियल फॉर्म करती है। और क्योंकि ये श्वान सेल्स एक्सोन को सराउंड करके रखती है, तो इस फॉस्फोलिपिड वाले मटेरियल को कहां डिपॉजिट कर देती है? इनटू द एक्सोलीमा ऑफ दीज न्यूरॉन्स, एक्सोलीमा में। लेकिन आप देख सकते हो नोड ऑफ रेनवियर की लास्ट टाइम पे बात होगी थी बहुत अच्छे से डिटेल में। इसमें भी आप लोग गलती करते हो, लास्ट लेक्चर देख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, यहां पर वैसे एक बार आ जाएगा अभी। तो जिस जगह पर दो श्वान सेल्स के बीच में और इस एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि एक्सोलीमा में जंक्शन बन रहा है बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर, जैसे यहां पर है ना, यहां पर, तो इन तीनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जब जंक्शन बनता है उस पॉइंट पे माइलिन शीट का डिपोजिशन नहीं होता है। माइलिन शीट का डिपोजिशन सिर्फ श्वान सेल का जो बीच वाला पार्ट है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट, वहां की एक्सोलीमा पर ही होता है। मतलब जो डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीट हो रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। थोड़ा सा हुआ, फिर जहां पर श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन एक्सोलीमा के कांटेक्ट में आ रही है वहां पर फिर नहीं है, फिर हुआ, फिर जहां कांटेक्ट में आ रही है वहां नहीं है, फिर हुआ, फिर नहीं है। आ रही है बात समझ में? डिसकंटिन्यूअस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यहां पर ये जो माइलिन शीट डिपोजिशन हो रहा है एक्सोलीमा में, ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। तो ये जो माइलिन शीट की लेयर होगी जहां जहां, वहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्सोलीमा के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगी। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है वो एक्सोलीमा के थ्रू ट्रेवल करती है, लेकिन जहां जहां माइलिन शीट होगी वहां ट्रेवल नहीं कर सकती। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में डिफरेंसेस क्या है बच्चों? इसमें माइलिन शीट होगी, इसमें माइलिन शीट नहीं होगी, इसमें प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। ये मैंने पहले बता दिया, ये रिलेटिवली मोटे होते हैं, ये रिलेटिवली पतले होते हैं बच्चों। इनमें नोड्स ऑफ रेनवियर मिलेंगे, ये चीज, ये पॉइंट में लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से और बहुत सारी एनर्जी खपाकर क्लियर कर चुका हूं कि नोड ऑफ रेनवियर को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ही डिफाइन करते हैं। दीज आर एरियाज ऑफ
एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, जहां जहां पर बीच बीच में माइलिन शीथ नहीं होती, जहां पर एक्चुअली दो श्वान सेल्स का जंक्शन भी बन रहा है, उन एरियाज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ को माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। जंक्शन तो यहां भी बन रहा है श्वान सेल्स का, लेकिन माइलिन शीथ है ही नहीं, तो हम नोड ऑफ रेनवियर को यहां डिफाइन नहीं करेंगे नॉन माइलिनेटेड में। तो नोड्स ऑफ रेनवियर तो यहां पर प्रेजेंट है, बट यहां पर एब्सेंट होते हैं। ये चीज अच्छे से याद रखना बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ इंपल्स कंडक्शन होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो ट्रेवल करेगी वो नॉन माइलिनेटेड के कंपैरिजन में काफी फास्ट होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन क्या होता है कि आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में सोल्टेटरी कंडक्शन, जंपिंग कंडक्शन, सोल्टेशन का मतलब क्या होता है, गुलाम मंडी खाते हैं सर्कस में जो परफॉर्मर्स होते हैं, है ना, सोमरसॉल्टिंग करते हैं, दैट इज सोल्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करना, या कंगारू जंप करके जाता है, दैट इज सोल्टेटरी लोकोमोशन, है ना। सोल्टेशन का मतलब होता है जंप कर करके जाना। अब ऐसा यहां पर क्यों बोला है कि भाई जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सोल्टेटरी कंडक्शन होता है और उसकी वजह से देयर इज फास्टर वेलोसिटी, है ना। तो देख लेते हैं एक बार, इसको समझेंगे एक बार हम। यहां पर ही बना देता हूं, मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूं, माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ठीक है। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन बना लिया अपन ने एक, इसमें माइलिन शीथ का डिपोजिशन है, यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। दूसरे कलर से बनाते हैं, दिख नहीं रहा, यहां पर है, 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 यहां पर है ना। बीज में श्वान सेल्स यहां पर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, क्योंकि फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। बाय डिफॉल्ट समझ लो कि श्वान सेल्स है बाहर, है ना। अब बीच बीच में क्या प्रेजेंट है यहां पर, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये एक नोड ऑफ रेनवियर है ना, ये दूसरा नोड ऑफ रेनवियर। आगे बात समझ में, जहां पर बीच बीच में माइलिन शीथ नहीं है, यहां पर एक्चुअली दो श्वान सेल्स के बीच में जंक्शन बन रहा होगा क्या, जब इस न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी तो वो किस में ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी, एक्सोलीमा में ट्रेवल करती है, वहां पर रेजिस्टेंस कम मिलता है इलेक्ट्रिक इंपल्स को। चालू हो गई भाई। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्सोलीमा के उस भाग में पहुंचेगी जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो अब वो एक्सोलीमा में ट्रेवल नहीं कर सकती। अब पिछले 11 सालों से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, हर साल में इक्वेशन जब ये टॉपिक समझाता हूं बच्चों से, या इक्वेशन पूछता हूं, तो मुझे एक चीज, बहुत अनोखी चीज सीखने को मिलती है बच्चों से। वो क्या, बच्चे क्या कहते हैं कि सर अब क्योंकि ये एक्सोलीमा में यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल नहीं करती, तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां से जंप मारेगी और जंप मार के यहां आ जाएगी एक्सोलीमा के उस पार्ट में जहां पर माइलिन शीथ डिपोजिशन नहीं है। फिर वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, फिर उसको माइलिन शीथ मिल जाएगी, फिर यहां से वो जंप मारेगी और नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे आ जाएगी। तो सर क्योंकि इलेक्ट्रिक इंपल्स हवा में जंप मार मार के एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे जा रही है, इसीलिए इसको हम सोल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। और क्योंकि यहां पर जंप मार मार के जा रही है, तो बंदर की तरह तेजी से वो एंड ऑफ द न्यूरॉन पर पहुंच जाएगी, इसीलिए यहां पर फास्टर वेलोसिटी होती है, जो कि सरासर सरासर गलत है। क्यों गलत है, देखो बच्चों, इतना तो बच्चों आप भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लेते हो, आप पढ़ रहे हो 12th में, आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। क्या करंट इस तरह से हवा में जंप मार सकता है? अरे अभी उसको भी तो कोई मीडियम चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए, यहाँ पर है ना, कंडक्टिंग मीडियम चाहिए, नहीं चाहिए, हवा में तो नहीं कर सकता ऐसे, तो ये गलत है। फिर हमने ऐसा क्यों बोला सोल्टेटरी कंडक्शन, क्योंकि यदि आप बाहर से न्यूरॉन की एक्सोलीमा में आप रिकॉर्डिंग करोगे, आप पता करोगे कि भी हाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग आप देखते हो, ट्रेस करोगे उसको कि भी किस किस पार्ट पे, तो बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि यदि आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो एक एक्सोलीमा से, तो आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, है ना, नोड्स ऑफ रेनवियर पे मिलेगी आपको। तो बाहर से जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, तो उससे ये प्रतीत होता है, अपीयर होता है कि शायद करंट जंप मार रहा है, लेकिन एक्चुअली जंप मार नहीं रहा। तो फिर हो क्या रहा है बच्चों, यहां पर होता क्या है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स को माइलिन शीथ मिलेगी, अब वो रास्ता बदल लेगी। क्या रास्ता बदलेगी, इट विल एंटर द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के थ्रू ट्रेवल होगा करंट। अब कैसे, एक्सोप्लाज्म में आयंस हैं या नहीं है, हैं, बिल्कुल हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में आयंस होते हैं, और आयंस क्या चार्ज कैरी नहीं कर सकते, करते ही हैं। और आयंस जब चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो चार्ज कैरी कर रहे हैं, चार्ज ट्रेवल कर रहा है, वही क्या है भाई, करंट है ना, है ना। और जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पर उनको एक्सोलीमा मिलेगी, वापस उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी,
फिर वापस जैसे माइलिन शीथ मिली, वापस अंदर, वापस से एक्सोलिमा, वापस अंदर। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन में पहुंचेगी इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। आगे बात समझ में? बाहर से ऐसा लग रहा है कि जंप मार रही है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में जंप मार नहीं रही। जहां जहां पर माइलिन शीथ होती है वहां पर वो एक्सोप्लाज्म के रास्ते आगे बढ़ती है बच्चों। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई चीजें, है ना। लेकिन अब एक और समस्या है, और वो मैं खुद पूछूंगा आपसे, आपके लिए समस्या खड़ी करूंगा यहां पर, और आप मेरे को जवाब दोगे। क्या है? देखो, यदि यहां पर माइलिन शीथ नहीं होती तो करंट कैसे ट्रेवल करता? बिल्कुल एक्सोलिमा के अंदर, है ना, डायरेक्ट बिल्कुल एक्सोलिमा के अंदर ट्रेवल करता, नहीं करता बिना माइलिन शीथ के, तो स्ट्रेट लाइन में एक एंड से दूसरे एंड पे। लेकिन क्योंकि यहां पर माइलिन शीथ है तो करंट बार बार अंदर जा रहा है, फिर माइलिन उस पर आता है एक्सोलिमा पे, फिर अंदर जाता है एक्सोप्लाज्म में, फिर वापस, फिर एक्सोप्लाज्म में आता है, फिर वापस। यहां पर जो पाथवे है, कौन सा पाथवे करंट का ज्यादा लंबा है? नॉन माइलिनेटेड, ये नॉन माइलिनेटेड में तो सीधे जाएगा करंट बिल्कुल, या माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर, इसमें इस तरीके से जाता है। किसके अंदर पाथवे ज्यादा लंबा हो गया करंट का? ऑब्वियसली माइलिनेटेड के अंदर। अब यदि यहां पर पाथवे लंबा हो गया है तो फिर नॉन माइलिनेटेड के पहले कैसे यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंच जाती है भाई एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन? फास्टर कैसे हो जाता है? सोल्टेटरी कंडक्शन की वजह से। जो वेलोसिटी, हमने क्या बोला, सोल्टेटरी, ये जो जंपिंग कंडक्शन यहां पर हो रहा है, मतलब बार बार जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, उसको अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है, उसकी वजह से फास्ट हो जाती है वेलोसिटी। इसका रीजन क्या है बच्चों, बताओ? दो रीजन हैं। पहला रीजन, ये तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो, क्या? जो करंट कैरिंग वायर है, यदि आप उसकी थिकनेस बढ़ा दोगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे, तो वेलोसिटी ऑफ करंट बढ़ जाएगी। तो पहला रीजन तो यही है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, दीज आर थिकर, ये मोटे होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर ज्यादा है, तो इनके अंदर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी ज्यादा होगी। फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? सॉल्टेशन। कैसे? देखो, यदि पूरी की पूरी इंपल्स एक्सोलिमा के थ्रू ट्रेवल करती, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा बच्चों, जिसमें मैं आपको पूरी फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन पढ़ाऊंगा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स न्यूरॉन में जनरेट होती है और कंडक्ट होती है, वहां हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक इंपल्स के ट्रेवल करने के लिए, जो एक्सोलिमा में ट्रेवल करती है, इसके लिए हर एक पॉइंट पर, हर नेक्स्ट पॉइंट पे बहुत सारे चैनल्स के ओपन और क्लोज होने की जरूरत होती है। कुछ चैनल्स क्लोज होते हैं, कुछ चैनल्स ओपन होते हैं, हर पॉइंट पे बार बार, तब जाके ये इंपल्स एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचती है, एक जोन पे। और ये जो आयन चैनल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम के एक्सोलिमा में, जिनकी बार बार क्लोजिंग एंड ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होती है टू कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द एक्सोन टू द अदर, इन चैनल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी कुछ समय वेस्ट होता है। अब क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन में मेजर पार्ट ऑफ द कंडक्शन एक्सोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, थ्रू आयंस, जहां पर कोई चैनल बार बार खोलने की और बंद करने की जरूरत नहीं है, तो वो जो चैनल ओपनिंग और क्लोजिंग में टाइम लग जाता है इन दी एक्सोलिमा पार्ट, वो यहां बच रहा है। इसी कारण से पाथवे लंबा होने के बावजूद भी यहां पर वेलोसिटी फास्ट हो जाती है, इंपल्स दूसरे एंड पे जल्दी पहुंचेगी, है ना। क्लियर है आई थिंक बच्चों को? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है। बच्चे तो ये समझ के चलते हैं, और इनकी भी गलती नहीं है, काफी टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि बच्चा जंप करेगी। अरे जंप कैसे करेगी यार, कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करेगा? जंप नहीं करता है, ये होता है। गॉट इट, है ना। आई थिंक आज के बाद इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक, चलो, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। एक तरह से हमने तीसरी क्लासिफिकेशन देख ली न्यूरॉन्स की ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ बच्चों। इसमें कोई डाउट हो, यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो, पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। न्यूरोग्लाइल टिश्यू, तो दो कंपोनेंट पढ़ने थे हमें नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर बच्चों। नर्वस टिश्यू के दो कंपोनेंट्स थे, पहला न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरोग्लाइल टिश्यू। न्यूरॉन्स पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया डिटेल में, है ना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देख लिया। तो एक तरह से हमने ये चैप्टर में तो पढ़ ही लिया है, एक और चैप्टर का एक पार्ट हमने खत्म कर लिया है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है, वहां पर 4 टिश्यू आपको एनसीईआरटी ने बता रखे हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। उसमें से मस्कुलर टिश्यू अपन ऑलरेडी लोकोमोशन मूवमेंट में कंप्लीट कर चुके हैं, और नर्वस टिश्यू यहाँ कंप्लीट हो जाएगा अभी अपना, है ना। वहां अपने को सिर्फ एपिथेलियल और कनेक्टिव पढ़ने रह जाएंगे। ठीक है, कनेक्टिव में भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वाला है, वो अपन ने पढ़ लिया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, है ना। तो वहां ब्लड भी नहीं पढ़ना अब अपने को। चलो, न्यूरोग्लाइल टिश्यू। न्यूरोग्लाइल टिश्यू बच्चों मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉन एक्साइटेबल पार्ट है ये हमारे नर्वस टिश्यू का, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन नहीं होता है। वो किसमें होगा? एक्साइटेबल पार्ट में। एक्साइटेबल कंपोनेंट क्या है नर्वस टिश्यू का? न्यूरॉन्स।
दूसरी तरह की एक्साइटेबल सेल्स कौन सी बॉडी में? मसल सेल्स। बच्चों याद रखना, दो ही तरह की एक्साइटेबल सेल्स है बॉडी में, एक न्यूरॉन्स, एक मसल सेल्स। सपोर्टिंग टिश्यू है बच्चों ये हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर। सपोर्टिंग टिश्यू का मतलब ये हमारे न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन में मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है, माइलिन शीथ में मदद करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, डिफरेंट काम ये करता है बच्चों, ठीक है। दैट इज वाई सपोर्टिंग टिश्यू। न्यूरोग्लाइल टिश्यू ऑफ सीएनएस, ध्यान रखना यहां पर ये जो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बता रहा हूं न्यूरोग्लाइल टिश्यू की, ये किसकी बता रहा हूं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, मेनली न्यूरॉन्स ही तो आएंगे, निकल कर आगे ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से। अब ये न्यूरॉन्स किस में ट्रेवल कर रहे हैं? बिटवीन वेरियस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, मसल्स के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। तो पेरिफेरल पार्ट में तो अलग से इनको सपोर्ट करने के लिए न्यूरोग्लाइल टिश्यू होता नहीं है, सिर्फ न्यूरोग्लाइल टिश्यू के नाम पे एक ही टाइप की सेल्स होती है, दैट इज श्वान सेल। तो कोई यदि आपसे पूछ ले कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाली न्यूरोग्लाइल सेल्स कौन सी होती है, द आंसर विल बी श्वान सेल्स। बस वही रिपेयर में, वही न्यूट्रिशन और वही माइलिन शीथ में मदद करती है। आगे बात समझ में? तो उनको अपन अलग से मेंशन करते नहीं, वो ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिए। अब स्पेसिफिकली वेल डेवलप्ड न्यूरोग्लाइल टिश्यू कहां मिलता है हमें? ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहां पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ न्यूरोग्लाइल टिश्यू, वो हम यहां देखेंगे। तो यहां पर जो न्यूरोग्लाइल टिश्यू देख रहे हैं दैट इज ऑफ सीएनएस बच्चों। सीएनएस में न्यूरोग्लाइल टिश्यू में तीन तरह की सेल्स होती है मेनली, एक एस्ट्रोसाइट्स, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एक माइक्रोग्लियल सेल्स बच्चों। किस ऑर्डर में बनाइए? ऑर्डर ऑफ साइज में, यहां पर लिखी है मैंने। एस्ट्रोसाइट्स इन तीनों में सबसे बड़ी और माइक्रोग्लियल सेल्स इन तीनों में सबसे छोटी होती है बच्चों। दीज आर माइक्रो मींस स्मॉल, स्मॉलेस्ट, है ना। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का साइज इन दोनों के बीच का होता है। पहले एस्ट्रोसाइट्स की बात कर लेते हैं। एस्ट्रो वर्ड रेफर्स टू व्हाट? एस्ट्रोलॉजी, है ना, भविष्यवाणी अपन बात करते हैं ना, चांद सितारे। तो एक्चुअली स्टार शेप के लिए हम एस्ट्रो वर्ड या एस्ट्रा वर्ड यूज करते हैं बच्चों, एस्टेर या स्टार फिश, है ना। तो एस्ट्रोसाइट्स क्योंकि स्टार शेप की होती है, प्रोजेक्शंस होते हैं इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। लार्जेस्ट ऑफ द थ्री है। काम क्या है इनका? फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है बच्चों? इसी तरह का एक बैरियर हमने कहां पढ़ा था? टेस्टिस के अंदर बच्चों, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर। और वहां मैंने आपको बताया था ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम क्या होता है, कौन बनाती है वहां पर ब्लड टेस्टिस बैरियर? सर्टोली सेल्स। उनका काम होता है बाहर से यदि कोई भी हार्मफुल चीज टेस्टिस के अंदर एंटर कर रही है या करना चाहती है, उसको वो सर्टोली सेल्स फेगोसाइटोज करके एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देती है ना। तो वो एक बैरियर, एक हर्डल बना रही है ना, किसके बीच में? बिटवीन द ब्लड एंड द टेस्टिस, बिटवीन द ऑर्गन एंड द ब्लड। क्योंकि जो भी चीज आएगी ऑर्गन के पास वो ब्लड के थ्रू आ रही है। कोई इन्फेक्टिव एजेंट बैक्टीरिया वायरस पे आएगा तो वो ब्लड के थ्रू आएगा। इन दोनों के बीच में चेक पॉइंट लगा दिया वहां पर सर्टोली सेल्स ने कि भाई मैं चेक करके हर चीज को अंदर भेजूंगी, बेकार की चीज को खत्म कर दूंगी। दैट वाज ब्लड टेस्टिस बैरियर। इन द सेम वे हमारे ब्रेन में जो ब्लड कैपिलरीज होती है बच्चों, है ना, मान लो ये ब्लड कैपिलरीज है हमारे ब्रेन के अंदर, जिनके थ्रू ब्लड ट्रेवल कर रहा है और हमारे ब्रेन के टिश्यूज को मिल रहा है, न्यूरॉन्स को मिल रहा है, सेल्स को मिल रहा है ये ब्लड, और ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसके थ्रू, ठीक है। अब यहां पर इसके बाहर मान लो न्यूरॉन्स हैं या कोई भी सेल्स है, सिंपल राउंड सेल्स बना रहा हूं मैं यहां पर अभी, जस्ट मान लो कि ये न्यूरॉन्स है ना, इनके आसपास ब्लड कैपिलरीज है। अब जो भी चीज न्यूरॉन्स को चाहिए होगी इन ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में से ही आएगी ट्रांसपोर्ट होकर बच्चों। लेकिन इनमें से हार्मफुल चीजें भी तो आ सकती है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो कोई बैक्टीरिया भी आ सकता है। तो यहाँ पर चेक पॉइंट्स प्रेजेंट है। चेक पॉइंट्स कैसे प्रेजेंट है बच्चों? इन ब्लड कैपिलरीज की वॉल के आउटर सरफेस पर किसकी लेयर प्रेजेंट है? एस्ट्रोसाइट्स की। ये एस्ट्रोसाइट्स ब्लड कैपिलरीज जो हमारे सीएनएस में ब्लड कैपिलरीज आती है उनके आउटर सरफेस पर एक लेयर बना लेती है। तो ब्लड से कोई भी चीज निकलकर यदि इन सेल्स में जाएगी बच्चों, तो किसके थ्रू होकर जाना पड़ेगा उनको? थ्रू दीज एस्ट्रोसाइट्स। और कोई भी खराब चीज होगी, बाहर की चीज होगी, नुकसानदायक चीज होगी, कोई इन्फेक्टिव एजेंट होगा, तो ये एस्ट्रोसाइट्स कोशिश करेगी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे डाइजेस्ट करके। तो हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने एक बैरियर बना दिया है बिटवीन ब्रेन एंड ब्लड, जो चेक करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन बना रहा है? एस्ट्रोसाइट्स, याद रखना बच्चों। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ श्वान सेल्स इन सीएनएस। जैसे पेरिफेरल न्यूरॉन्स में श्वान सेल्स होती है, वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उनकी जगह ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है। ये भी श्वान सेल्स के जैसे ही काम करती है। इनका भी जो मेन काम होता है, जैसे श्वान सेल का माइलिन शीथ फॉर्मेशन है, इनका भी वो है बच्चों। तो पेरिफेरल न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ बनानी होगी तो कौन बनाएगा? श्वान सेल्स।
इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स में यदि माइलिन शीथ बनानी होगी तो वो कौन बनाएगा बच्चों? ओलिगोडेंड्रोसाइट। दीज फॉर्म माइलिन शीथ इन न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस। तीसरी टाइप की सेल्स बच्चों न्यूरोग्लियल टिश्यू में माइक्रोग्लियल सेल, सबसे छोटी होती है, एंड दीज आर एक्चुअली मैक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस। मैक्रोफेजेस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, एक बार हम बात कर चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, और एक और बार बात होगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर। मैक्रोफेजेस आर नथिंग बट व्हाट? मोनोसाइट्स, एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती है जो हम ब्लड में पढ़ चुके हैं बच्चों, अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। यही मोनोसाइट्स जब ब्लड में से निकलकर बाहर के एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में आ जाती है, इन्हीं को हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, है ना। और अलग अलग ऑर्गन्स में इन मैक्रोफेजेस का अलग अलग नाम होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूं, वापस से एनिमल टिश्यू में बताऊंगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी ये टॉपिक आएगा, नेम्स ऑफ डिफरेंट मैक्रोफेजेस इन डिफरेंट ऑर्गन, जैसे लंग में डस्ट सेल्स होती है, लिवर में कफर सेल्स होती है, थाइमस में हेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, स्प्लीन के अंदर रेटिकुलर सेल्स होती है, ये सारे नाम अपन पढ़ेंगे वहां पर, है ना। तो ये जो मैक्रोफेजेस है ये एक्चुअली क्या है? मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। और ब्लड का ओरिजिन, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल होता है। अब यहां पर एक ट्विस्ट आ गया ना, नर्वस टिश्यू हम क्या बोल चुके हैं? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। फिर यहां मैक्रोफेजेस कैसे भाई? मैक्रोफेजेस तो मोनोसाइट्स का ही मॉडिफिकेशन है, ब्लड सेल्स ही है, ब्लड से ही आती है, और ब्लड मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इज ऑलवेज मेसोडर्मल इन ओरिजिन बच्चों। तो फिर ये कैसे है? तो बच्चों एक्चुअली दीज माइक्रोग्लियल सेल्स आर नॉट द ओरिजिनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये और नर्वस सिस्टम की खुद की ओरिजिनल सेल्स नहीं है। तो हम दोनों जगह सही हैं, नर्वस सिस्टम है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि ये माइक्रोग्लियल सेल्स आर नॉट एक्चुअली द ट्रू सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये ब्लड में से ही निकलकर बाहर आई है। ब्लड में से मोनोसाइट्स जब कैपिलरीज से निकलकर अक्यूमुलेट होती है हमारे सीएनएस में, वहां पर एक अब सेटल हो गई है, बस गई है, वहां पर रहने लग गई है ना, तो हम उनको मैक्रोफेजेस कह देते हैं। तो अलग से कोई स्पेसिफिकली यदि सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल ही करोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। ये मत कर देना एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल, कि सर ने बताया था माइक्रोग्लियल सेल्स मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है और ये भी नर्वस सिस्टम में होती है, तो नर्वस सिस्टम का ओरिजिन दोनों हो गया। नहीं भाई, नर्वस सिस्टम का तो एक्टोडर्मल ही है, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रू सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं है, ये बाद में माइग्रेट होकर आ रही है नर्वस सिस्टम में, है ना। तो हाँ, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन। अलग से कोई पूछ ले कि भाई जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती है नर्वस सिस्टम की, कोई क्वेश्चन बनाने वाला प्रोफेसर जो आपका नीट का पेपर बनाए, मान लो कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने लगता है तो बना सकता है, क्योंकि वो क्या होगा, ज्यादातर बच्चों को ये होता है कि भाई नर्वस सिस्टम देखते ही यदि क्वेश्चन आया कि नर्वस सिस्टम की सेल्स कॉल्ड एज माइक्रोग्लियल सेल्स किस तरह की होती है, किस तरह का ओरिजिन होता है, तो उसको पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही चीज रट के रखते हैं कि नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और वो माइक्रोग्लियल में भी वही ऑप्ट करेंगे, वो पहला ऑप्शन भी वही देगा। लेकिन वास्तव में इन माइक्रोग्लियल सेल्स का यदि कोई स्पेसिफिकली स्पेशली आपसे ओरिजिन पूछ रहा है, मेसोडर्मल ओरिजिन की है, क्योंकि इनका ओरिजिन ब्लड से हो रहा है, ब्लड से माइग्रेट होकर ये सीनस के अंदर आई है बच्चों। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। कुछ आज के लेक्चर में ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर आप लोग को कंफ्यूजन रहता है, आप लोग गलतियां करते हो, मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, ध्यान रखना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, बताने के बाद गलती हो वो बहुत गलत बात है, फिर दुख होता है। हाँ, हमें कोई चीज आती ही नहीं थी, वो गलत करके आ रहे हैं, वो छोड़कर आते हैं, फिर भी इतना दुख नहीं होता। लेकिन जो चीज अब मैंने पढ़ा दी है, समझा दी है, स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे स्ट्रेस भी दिया है कि भाई यहाँ पर आप गलती करते हो और फिर भी करोगे तो फिर मुझे बहुत दुख होगा और आपको भी होगा, है ना। हमें डॉक्टर बनना है, वो बनना है तो इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे कल रात को, थैंक गॉड अभी नहीं आए हैं, है ना, तो होपफुली आगे भी नहीं आएंगे, टेक्निकल टीम ने रिजोल्व कर दिए, थैंक यू टू देम। तो अब इस लेक्चर के बाद आफ्टर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि अभी एज सच कोई लेक्चर शेड्यूल है नहीं, है ना, आज के लाइव लेक्चर के बाद, लेकिन क्योंकि अपना रात को लेक्चर नहीं हो पाया था कंप्लीट, लीथल जीन्स और प्लेयोट्रोपिक जीन अपने को पढ़ने, लीथल जीन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो कट कट के हो रहा था, है ना, कल कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे, तो वापस से रीस्टार्ट करूंगा मैं उस लेक्चर को, लीथल जीन्स और प्लेयोट्रोपिक जीन अभी पढ़ाऊंगा करीब 15-20 मिनट बाद ही लेक्चर। तो जितने भी बच्चे जोश और जुनून के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस तो सिर्फ जुनून बैच का टॉपिक है 12th और ड्रॉपर्स का, तो उनको अभी कुछ देर में लिंक मिल जाएगा बच्चों। लिंक मिलने के लिंक में आपको टाइम भी मेंशन कर देंगे कि 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा वो टाइम आ जाएगा, अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।